Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of May 2022, Wednesday. Motivation of the day is be so busy in improving yourself that you have no time to criticize others. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. India's export surged 24% to $38 billion in अप्रैल. रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट में एक एम्बिशियस टारगेट अचीव किया है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि व्हाट इज़ दैट टारगेट दैट इंडिया हैज़ अचीव फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा, अप्रैल के महीने में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, स्पेशली मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, वो 24% तक ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में. So, on the back of higher commodity price amid the ongoing Russia-Ukraine crisis, the preliminary data released by Commerce Ministry shows that India's mercantile export has achieved 24% growth or 24% year-on-year growth to their third highest level ever of, that is $38.2 billion. और यही अगर पिछले महीने की बात करें, मार्च के महीने का डेटा देखें, तो उस समय भी रिकॉर्ड आउटबाउंड शिपमेंट इंडिया ने एक्सपोर्ट के टर्म्स में अचीव किया था, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $42.2 बिलियन. तो अप्रैल के मंथ में जो नंबर रहा अप्रॉक्सीमेटली $38.2 बिलियन का रहा. हालांकि ये तो एक्सपोर्ट का डेटा है. अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी अप्रैल के मंथ में इंक्रीज़ हुआ है 26.6% से, यानी पिछले साल अप्रैल के मंथ के कंपैरिजन में इस बार अप्रैल में 26% ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है, वर्थ $58.3 बिलियन. और हम देखें अगर क्लियरली तो जो एक्सपोर्ट है उसमें 24.2% का इंक्रीज़ हुआ है, इंपोर्ट में 26.6% का इंक्रीज़ हुआ है. तो डेफिनेटली इंपोर्ट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट ऑफ $20.1 बिलियन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल. तो अप्रैल के महीने में 20.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया ने फेस किया. अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात करी जाए तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और केमिकल, इन 3 सेक्टर ने बेसिकली एक्सपोर्ट ग्रोथ को लीड किया है अप्रैल के मंथ में, जबकि अदर सेक्टर जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल और रेडीमेड गारमेंट्स, इनमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कंपैरेटिवली कम देखने को मिली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डेटा. और जबकि जेम्स, ज्वेलरी, राइस जैसे जो सेक्टर हैं, जो जेम्स एंड ज्वेलरी और राइस का जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अप्रैल के मंथ में. और इंडिया का जो सबसे फेवरेट इंपोर्ट है दैट इज़ गोल्ड. गोल्ड का इंपोर्ट भी अप्रैल के मंथ में 73% तक फॉल किया है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1.7 बिलियन. So this is the India's trade deficit since April 21 to April 22. और हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है. जो इंडिया के सिनेरियो में कॉमन ट्रेंड यही है. इंडिया बहुत टाइम से ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, मोर स्पेसिफिकली मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट सेट एंड जून कोल इम्पोर्ट टारगेट एज पावर वॉज माउंट. कोल की शॉर्टेज और कोल की क्राइसिस की वजह से जो पावर शॉर्टेज डेवलप हो रही है बहुत सारी सिटीज़ में, स्पेशली मेगा सिटीज़ में, उसको ओवरकम करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो एंटिटीज़ हैं वो सब अब एक्शन मोड में आ रही हैं. एंड इंडिया हैज़ आस्क्ड द स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट यूटिलिटीज़ टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ 19 million tons, 19 MT of coals from overseas by the end of June. तो पावर मिनिस्ट्री ने एक लेटर इशू किया है. उस लेटर में स्टेट्स को, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट यूटिलिटीज़ को डायरेक्ट किया गया है कि देयर इज़ अ अर्जेंसी टू सिक्योर द सप्लाई इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द प्राइस इन द मार्केट एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्लैकआउट्स इनटू सर्टेन पैचेस ऑफ द कंट्री. और ऐसा पहली बार हुआ है. अगर देखें जो इंडिया है इज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर
अगर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए पहला कौन सा कंट्री है जो कोल को सबसे ज़्यादा कोल इम्पोर्ट करता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने इस तरह की टाइम लाइन इशू करी है इम्पोर्ट्स के लिए। एंड डेफिनेटली अगर इन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर है वो कोई अर्जेंसी सेट करता है, कोई टाइम लाइन इशू करता है फॉर इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट, तो डेफिनेटली दिस विल पुट प्रेशर ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रेशर पड़ेगा तो ग्लोबल जो प्राइसेस हैं कोल के वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑलरेडी जो एनर्जी मिक्स है उसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इंडिया जैसा कंट्री अगर एक अर्जेंसी सेट करता है और अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट करता है कि जून तक आप इतना अमाउंट का कोल जो है वो इम्पोर्ट कर लीजिए, तो दैट गिव्स अ strong signal to the world or the supplier countries that there is a need of huge amount of coal in future. So definitely it will disrupt the supply and may disrupt the supply and put pressure on the further global prices of coal. And if the timeline are to either the imports by states and private utilities over the next 5 months for blending with domestic coal will surpass the annual imports by these entities at least 6 years. अगर ये टाइमलाइन अदर होती है तो दिस विल बी द ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट इन कंपैरिजन टू द लास्ट 6 years। और हमने पहले भी न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हीट वेव्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावना है और हो ही रही है। कई सारे कंट्रीज़ में, मुंबई में भी कई सारे रीजन्स में ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्योंकि इकॉनमी रिकवर भी कर रही है पैंडमिक के बाद से, तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। और एक्सपर्ट्स ने जो है उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगर यही सिनेरियो रहा कोल ब्लेंडिंग को लेकर के, इंपोर्ट को लेकर के, तो डेफिनेटली जो पावर क्राइसिस है वो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। और हम अगर लास्ट 6 years को देखें तो दिस विल बी द ह्यूज और वर्स्ट पावर क्राइसिस इन द कंट्री। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी डिसीजन लिए थे कि जो कोल का इंपोर्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल मार्केट में, एक्सटर्नल कंट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और इसीलिए जो कोल का जो इंपोर्ट था वो रिड्यूस था। बेसिकली गवर्नमेंट डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही थी, बट हुआ क्या, बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो इंश्योर नहीं हो पाई या उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, उन सब के इम्पैक्ट की वजह से जो कोल की शॉर्टेज है वो जनरेट होती चली गई ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट होकर 1 year को हम देखें तो ये कोल की शॉर्टेज कंटिन्यूसली बनी ही हुई है। तो अब ये जो सिचुएशन है इतनी वर्स्ट हो गई है कि इंडिया का जो स्टैंड था, पॉलिसी स्टैंड था कोल के इंपोर्ट को कम करने का, उसको इंडिया ने रिवाइज़ किया है। और सेंटर ने स्टेट ओन यूटिलिटीज़, प्राइवेट यूटिलिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 22 MT का कोल इंपोर्ट करें। और प्राइवेट जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी डायरेक्ट किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 15.94 MT का जो कोल है वो इंपोर्ट कर लें बाय द एंड ऑफ जून। एंड दिस इज़ द इम्पोर्ट टारगेट सेट फॉर स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये सीक्वेंस में हम देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टारगेट सेट किया गया दैट इज़ फॉर महाराष्ट्र बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, पावर डिमांड भी ज़्यादा है। इसके अलावा हम अगर हम देखें तो क्राइसिस भी सबसे ज़्यादा इस समय महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रही है। तो ये टारगेट स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। इसके अलावा अगर कोल प्रोडक्शन की बात करें तो कोल प्रोडक्शन जंप्स 28% इन अप्रैल, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस था कि जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो उसका आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इंडिया के कोल आउटपुट की बात करें तो 28% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। अप्रॉक्सीमेटली 66.1 MT का कोल प्रोड्यूस किया है, डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूस किया इंडिया ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड ड्यू टू सर्टन रीज़न, ये जो सप्लाई है या हम कह सकते हैं जो ये अमाउंट है ये डिमांड को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा। हालांकि इंपोर्ट के बावजूद भी, इंपोर्ट्स को लेकर के जो टारगेट दिए गए हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी मेजर्स ले रही है। जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, कोल इंडिया और अदर
एंटिटीज़ उन सबको भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो कोल का प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करें इन ऑर्डर टू मिटिगेट द सिचुएशन ऑफ और इन ऑर्डर टू ग्रैपल विद द पावर शॉर्टेज सिचुएशन इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पुतिन ऑर्डर रिटेलिएटरी सैंक्शन अगेंस्ट वेस्ट। रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद से चाहे वो ईयू के कंट्रीज़ हों चाहे वो यूएसए हो, सब ने बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए रशिया पर जस्ट टू प्रेशराइज द रशिया फॉर रिवोकिंग द स्टेप्स टेकन अगेंस्ट द यूक्रेन। बट फ़िलहाल के लिए उसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। बट रिसेंटली जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक डिक्री साइन करी है एंड एज पर दैट डिक्री रशिया इज़ गोइंग टू पुट द सेम रिटेलिएटरी इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन अदर और द वेस्टर्न इकोनॉमीज़। तो यूएसए और जो अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं जो कि इस समय साथ मिल करके रशिया पर सैंक्शन लगा रही हैं, अब रशिया भी उन पर सैंक्शन लगाने जा रहा है। तो अनफ्रेंडली एक्शन ऑफ सर्टेन फॉरेन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको टैकल करने के लिए एज अ रिस्पॉन्स नाउ रशिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू पुट द रिटेलिएटरी इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन वेस्ट। हालांकि जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं किस तरह के सैंक्शन रशिया लगाएगा या कैसे इंडिविजुअल्स पर लगेंगे, एंटिटीज़ पर लगेंगे, क्या मेजर्स देंगे, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं है। बट एज़ पर द डिक्री रशिया विल फॉरबिड द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल टू पीपल एंड द एंटिटीज़ दैट इट हैज़ सैंक्शंस। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि फॉरेन इंडिविजुअल एंटिटीज़ पर लगाएंगे, जिसके तहत जो भी फॉरेन इंडिविजुअल एंटिटीज़ जो रिटेलिएटरी सैंक्शन की लिस्ट में आएंगी वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रशिया या काउंटर पार्ट कंट्रीज़ जो रशिया की कंपनीज़ हैं उनसे नहीं कर पाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके सैंक्शंस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐसा रशिया दिख रहा है कि रशिया ने सैंक्शन लगाए। बट अगर हम इसको देखें बहुत ध्यान से तो ऑब्जर्व करें तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रशिया को लगता है, रशिया को तो पता ही है कि ऑलरेडी उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए तो वैसे भी वो कोई बिज़नेस कर ही नहीं सकता बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ या कंपनीज़ के साथ में। तो इमेज बिल्डिंग के लिए लेट्स डू द रिटेलिएटरी इकोनॉमिक सैंक्शन। जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी रशिया पर सैंक्शन लगे। कंट्रीज़ तो खुद ही बिज़नेस नहीं कर या कंपनीज़ जो हैं वो खुद ही बिज़नेस नहीं करना चाहती रशिया से, तो उसके बाद रशिया के सैंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ही देखने को मिले। बट येस इट विल बी अ सिम्बॉलिक जेस्चर बाय रशिया कि हमें आपके सैंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उल्टा आप पर सैंक्शन लगा रहे हैं। और उस डिक्री के तहत 10 दिन दिए हैं कंपाइल द लिस्ट ऑफ फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू बी सैंक्शन। तो पहले लिस्ट बनेगी, फिर क्या मेजर्स लिए जाएंगे वो सारा डिस्क्लोजर होगा। इसके बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मीनवाइल जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो फॉर्मली वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं यूक्रेन पर टिल May 9। अभी तक की जो भी एक्शन लिए गए हैं रशिया के थ्रू वो फॉर्मल वॉर की कहते हैं डेफिनेशन में नहीं आते, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने, इवन रशिया की हम बात करें तो उसने कोई फॉर्मली वॉर डिक्लेयर नहीं किया। रशिया के अकॉर्डिंग दीज आर द रिटेलिएटरी मेजर्स जो रशिया ले रहा है इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ रशिया। बट ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि May 9 को रशिया जो है वो फॉर्मली वॉर डिक्लेयर कर सकता है यूक्रेन पर, ऐसा मानना है यूएस और वेस्टर्न ऑफिशियल्स का। सो लेट्स सी कि इसका एक्चुअली जो काउंटर मेजर रशिया ले रहा है उसका क्या इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ेगा। बहुत ज़्यादा विजिबल इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। और क्या May 9 में रशिया सच में फॉर्मली वॉर डिक्लेयर कर देगा यूक्रेन के अगेंस्ट। So these are the headlines about this particular news. And other update that Russia looks to avoid the sovereign bond default, EU to issue detailed guidelines on Russia's demand for ruble, and Ukraine's central bank warn government of limited funds. So these are the few highlights. You can just have the glimpse of it in order to understand the international scenario on this. अब देख लेते हैं some other news clips. Shanghai lockdown may dry up white goods inventory. तो चाइना ने
जो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं और हम इसको कई बार न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं और इसके विजिबल इम्पैक्ट्स भी हम देख रहे हैं। अब एज़ पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, एज़ पर द रीसेंट न्यूज़, जो भी संघाई या चाइना में जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उसका इम्पैक्ट इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो वाइट गुड्स हैं, वाइट गुड्स क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए, हालांकि मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करते हैं व्हाट आर द वाइट गुड्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज वाइट गुड्स। तो एज़ पर द रीसेंट इन डेटा, एज़ पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, शंघाई या चाइना के जो कोविड-19 रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वाइट गुड्स हैं उनकी सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही अफेक्ट होंगे। तो टेलीविज़न से लेकर के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब के जो मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, ये इम्पैक्ट करेगी। तो डेफिनेटली इंडिया में भी जो इनकी इन्वेंट्री है कंपनीज़ के पास वो भी इम्पैक्ट करेगी। प्राइसेस हो सकता है इंक्रीज़ हो या सप्लाई ही ना हो इन सारे वाइट गुड्स की। सो वाइट गुड्स हैव 27 to 75% of their component coming from China। और चाइना में अगर रिस्ट्रिक्शन लगा है इंडस्ट्रीज़ पर, फैक्ट्रीज़ पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग पर देखने को मिलेगा, वाइट गुड के सप्लाई पर देखने को मिलेगा और उसकी इन्वेंट्री पर, प्राइसिंग पर भी देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही हैं, रेफ्रिजरेटर हो चाहे एसी हो, इन सब की डिमांड भी इंक्रीज़ होने वाली है। अब डिमांड इंक्रीज़ होगी, वो अलग प्रेशर डालेगी इन्वेंट्रीज़ पर, चाइना के रिस्ट्रिक्शंस अलग प्रेशर डालेंगे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लेशन या प्राइस को इंक्रीज़ होता हुआ देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेस्टर कॉन कॉल अमंग क्राइटेरिया। गवर्नमेंट ने रिसेंटली नए पैरामीटर फाइनलाइज किए हैं, किस लिए? पीएसयूज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट इज डीपीई ने दीपम के साथ मिलकर के, दीपम स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट ने आपस में कंसल्टेशंस, डेलिब्रेशंस के थ्रू नए पैरामीटर्स फाइनलाइज किए हैं for evaluating the performance of public sector undertakings for financial year 22. So government will evaluate all the PSUs for financial year 22 based on these new parameters। और उन न्यू पैरामीटर्स में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने कितनी कॉल करी, अपनी कितनी कॉन्फ्रेंस कॉल करी अपने इन्वेस्टर्स को, उनका कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है, उनकी डेट फाइनेंसिंग कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स भी included हैं। So in order to ensure the better governance practices under new parameters for evaluating the public sector undertakings, now government is going to follow these new parameters। So debt financing as against utilizing internal accruals to fund projects, to help to avail tax exemptions, to help MSMEs, procurement from GEM, timely payment to MSMEs, health and safety improvement to employees, all these included under these new parameters। तो केवल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं, कितना पेमेंट, किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, एमएसएमईज कैसे पेमेंट कर रही हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए क्या कैसी कैसी फैसिलिटीज़ अवेल करी जा रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, डेट फाइनेंसिंग कैसी है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना इंक्लूजन है डिसीजन मेकिंग में, ये सारे पैरामीटर्स भी अब नए सिस्टम के तहत आएंगे, जिसके तहत गवर्नमेंट पीएसयूज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करेगी, पीएसयूज़ को इवैल्यूएट करेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडियाज़ रोल इन डैमेजिंग क्लाइमेट नेग्लिजिबल पीएम। सो असर्टिंग द इंडियाज़ रोल इन डैमेजिंग द क्लाइमेट इज़ नेग्लिजिबल एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर। सो डेनमार्क में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का जो रोल है क्लाइमेट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, इकोलॉजी को सेव करने के लिए, उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। और उस ड्यूरेशन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो रोल है क्लाइमेट को डैमेज करने में, ग्लोबल वार्मिंग में, किसी भी तरह की क्लाइमेटिक सिचुएशंस में, वो नेग्लिजिबल है। इंडिया इज़ एक्चुअली नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। अपने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है इंडिया में, बट उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो इकोलॉजी है,
क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उसको कम से कम नुकसान इंश्योर किया जा रहा है, मिनिमम डैमेज इंश्योर किया जा रहा है। ऐसा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क में कहा इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए। इसके अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अलावा फोमो पर भी बात करी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यूक्रेन में जो सीज़ फायर है उसको लेकर के भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और ये एडवोकेट किया दैट रशिया शुड इमीडिएटली इन्वोक सीज़ फायर इन यूक्रेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो EU की विजिट पर इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। India confirmed first COVID XE variant case. So India has now confirmed one confirmed case of COVID XE variant according to Indian SARS-CoV Genomic Sequencing Consortium, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSACOG बोलते हैं। तो ये इंडियन SARS-CoV-2 जियोनॉमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम, ये बेसिकली है क्या, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSCOG बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं उनका एक नेटवर्क है जो कि सेंटर ने इस्टेब्लिश किया है, और उसके अपने बुलेटिन आते हैं, और उस बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंडिया में कोविड XE का एक कन्फर्म केस मौजूद है। द लोकेशन ऑफ द पर्सन इज़ नॉट येट नोन, बट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के स्टेटमेंट इशू कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CBDT टू टैक्समैन कंप्लीट 30% फेसलेस असेसमेंट्स बाय एंड जून। तो सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस has asked the faceless assessment units to make provisions for completion of assessment in a systematic and time bound manner. तो CBDT ने जो faceless assessment units हैं उनको directions दिए हैं कि जो faceless assessments हो रहा है taxation का, individual entities का, corporates का, उसको systematic manner में, time bound manner में complete किया जाए। और उसके लिए जितने भी जो फेस लेस असेसमेंट यूनिट्स हैं उनको टारगेट्स दिए गए और कहा गया कि 30% जो असेसमेंट है फेसलेस असेसमेंट वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा रीअसेसमेंट को लेकर के, पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स को लेकर के, रिफंड जो मैटर्स हैं उनको लेकर के प्रायोरिटी सेट करने को बोला गया है सारी यूनिट्स को। और टैक्स जो डिफरेंट टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो भी रीअसेसमेंट्स है, पेनाल्टी है, रिफंड है, वो सबको आप जल्दी से जल्दी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ यानी जून तक वाइंड अप कर दीजिए। सो लेट्स सी, ये तो डायरेक्शंस हैं, इसका एग्जीक्यूशन कितना एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो पाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.